अगर कोई शख्स एक दो शहर में 200-400 करोड़ की जमीन हड़प ले तो सरकारी अमले में खलबली मच जाएगी। उसे भूमाफिया का नाम सरकारी तौर पर दे दिया जाता है। अब अगर कोई शख्स देश के 1 दर्जन राज्यों में हजारों करोड़ की जमीन हड़पे बैठा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल पहुंचे आशाराम की, जिन पर जमीन हड़पने के मामले तो पहले से चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अब शुरू हुई है। आशाराम के जेल जाते ही उनके तमाम ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आशाराम के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाने की मुहिम इतनी तेजी से चल रही है मानो अफसरों को ये डर हो कि आशाराम के छूटते ही उनके हाथ बंध जाएंगे। आशाराम के जेल जाते ही उनके आश्रमों के खिलाफ चल रही मुहिम आज बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आशाराम देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं? आखिर क्यों अब तक आशाराम के गैर कानूनी आश्रमों पर बुलडोजर चलाने से डरती थी सरकारें? तो आप देखें किस तरह से इंदौर में बुलडोजर चले आशाराम के खंडवा वाले आश्रम पर। ये पूरी जमीन उन्हें 1 रुपए की लीज पर दी गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। आसाराम की दबंगई और दहशत का एक और निशान जमींदोज हो गया। इंदौर में खंडवा रोड पर आसाराम के आश्रम के गेट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस कार्रवाई का नोटिस 1 हफ्ता पहले ही दिया गया था, लेकिन आसाराम के मैनेजरों ने खुद गैर कानूनी कब्जा हटाने की बजाय अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को ही धौंस दिखाने की कोशिश की। आसाराम जोधपुर जेल में है, इसलिए प्रशासन उनके चेलों के झांसे में नहीं आया। अतिक्रमण हटवाने पहुंचे अफसरों ने साफ साफ कह दिया कि आज गेट तोड़ेंगे और फिर आसाराम का गैर कानूनी ठिकाना। पीआरडीसी ने नोटिस दिया था और उस नोटिस के अंतर्गत आज उनका हटाने का था और जिला प्रशासन से कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की डिमांड की थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम उपस्थित थे और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था ना हो पीआरडीसी को अपनी कार्रवाई करने के लिए तो पूरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे दिया गया और जो भी कार्रवाई की जानी थी वो शांतिपूर्वक बिना किसी कानून व्यवस्था के हो गई। इंदौर में जिस वक्त आसाराम के आश्रम का गेट ध्वस्त हो रहा था, उसी समय मध्य प्रदेश के ही झाबुआ में आसाराम के बेटे नारायण साईं का अवैध कब्जा हटाने की रूपरेखा तैयार हो रही थी। नारायण साईं ने करीब 144 बीघे जमीन झाबुआ के पांडियार परिवार से 8 दिन के सत्संग के नाम पर ली थी। मामला अगस्त 2001 का है और तब से पांडियार परिवार अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। नारायण साई ने सन 2001 में झाबुआ ब्लॉक में कल्लीपुरा गांव में हमारी एक जमीन है, सभी संयुक्त परिवार, हमारा पूरा पटियार परिवार के सब संयुक्त परिवार के नाम से दर्ज है। उस जमीन से नारायण साई पूरे सभी ब्लॉकों में प्रवचन के दौरान कल्लीपुरा में भी आए थे और कल्लीपुरा में वहां पर आए तो उन्होंने प्रवचन के लिए जमीन मांगी गई थी, तो जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया और अवैध रूप से निर्माण कर लिया। शासन की शिकायत प्राप्त हुई थी कि कल्लीपुरा में नारायण साई संस्थान संचालित है, तो हमने हमारे अधिकारियों से जांच कराई थी। जांच में ये पाया गया है कि कोई पटियार फैमिली है, उनका और संस्थान का कब्जे का विवाद का प्रकरण सिविल कोर्ट में गतिशील है। आसाराम और नारायण साईं पर जमीन हड़पने के आरोप बहुत पुराने हैं, लेकिन सरकारों की आंखें तब खुली जब नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम अंदर हुए। एमपी, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में आसाराम के गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ अभियान से अब साफ हो गया है कि जिसे लोग संत कहते थे वो इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। अगर आपको यकीन न हो तो बीते 2 दिन में ही सामने आए आसाराम के अवैध साम्राज्य का सच देख लीजिए।
हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के पास मतरौली में आसाराम का आश्रम प्रशासन ने सील कर दिया है। 14 बीघे से ज्यादा की जमीन पर आसाराम आश्रम के नाम पर धंधा चला रहे थे। चीफ सेटलमेंट कमीशन ने 23/8/11 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। वो लैंड 14 बीघे 6 पे कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन किया कि इसका मोटेशन चेंज करो। मोटेशन चेंज हो गया, सरकार के नाम हो गया मोटेशन। हमने आज इसका पोजेशन ले लिया है, जिसमें 10 कमरे हमने 10 कमरे और गेट सील कर दिए। राजस्थान के पुष्कर और जयपुर में भी आसाराम ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। पुष्कर में आसाराम ने वन विभाग की जमीन हड़प रखी है, तो जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 25,000 वर्ग मीटर जमीन आसाराम के कब्जे में है, जिसे खाली कराने के लिए प्रशासन अब हरकत में आया है। हमारे एनफोर्समेंट विंग की ओर से अतिक्रमण जो हमने अतिक्रमण चिन्हित किया गया, एनफोर्समेंट विंग द्वारा उसको अंकित करते हुए उनको नोटिस दिया गया है। जो भी अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं वो अतिक्रमण पूरी तरह से परीक्षण के बाद में चिन्हित किए गए हैं। हम तो ये मानते हैं वो अतिक्रमण है पूरी तरह से। हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड चालू है, उसमें ये 1226 व 27 का नंबर है इसके, और वन विभाग के नाम दर्ज है। कितनी जमीन है ये जमीन है करीब मतलब 1.5 एकड़ के आसपास है। 1.5 एकड़ के आसपास जी। इस पे आश्रम बना हुआ है, क्या है, क्या स्थिति क्या है? इस पे आश्रम बना हुआ है और करीब करीब पूरी स्थिति आश्रम से ढकी हुई है। गिरा हुआ ये आश्रम पूरा बना हुआ है। कोटा और धौलपुर में आसाराम के गैर कानूनी कब्जों पर भी प्रशासन ने उनके जेल जाने के बाद ही बुलडोजर चलवाया। महाराष्ट्र के नासिक में आसाराम का अवैध कब्जा हटाने के लिए भी प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही बुलडोजर चलवाया, और उल्लासनगर में बरसों बाद आसाराम के आश्रम से टैक्स वसूलने का ख्याल भी उनके जेल जाने के बाद ही आया। उत्तराखंड में भी आसाराम ने राजाजी नेशनल पार्क की जमीन तक हड़प रखी थी, जिसे पिछले हफ्ते ही प्रशासन ने खाली करवाया है। आसाराम के कब्जे से सरकारी जमीन खाली कराने की सक्रियता से लोग खुश हैं, लेकिन इस कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। प्रशासन अब आसाराम के जिन आश्रमों पर बुलडोजर चलवा रहा है वो कई साल पहले बने थे। सवाल ये है कि जिस वक्त आसाराम जमीन कब्जा रहे थे तब प्रशासन कहां सोया था? क्या आसाराम के सियासी दबदबे के आगे प्रशासन की बोलती बंद थी, या फिर सरकारी अफसर इसलिए आसाराम के खिलाफ कार्रवाई से हिचक रहे थे क्योंकि तब सरकार चला रहे बड़े बड़े नेता आसाराम के आगे नतमस्तक थे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ एक बड़ा मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हम आपको सबसे पहले परिचय कराते हैं हमारे सबसे जाने पहचाने चेहरे जो देश विदेश राजनीति कूटनीति सबकी बातें करते हैं, लेकिन आसाराम की भी बात करते हैं। उनके प्रवक्ता बनकर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, जो इस वक्त खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे आप मुझसे कह रहे थे जो कुछ है सब ईश्वर का है, त्याग से धारण करें, तो ये त्याग आसाराम क्यों नहीं करते? क्यों जमीन पे कब्जा करते रहते हैं? ये त्याग और परित्याग जो है पूरे समाज के वातावरण पर निर्भर करता है। अगर गांधी जी और हमारे धर्म शास्त्रों की बात माने दीपक जी, तो हम सब लोग चोर हैं जो अपनी आवश्यकता से मतलब एक पैसा भी अगर अधिक रखते हैं। मैं तो नहीं रखता हूँ अपनी और आवश्यकता। कल के लिए भी चिंता करते हैं कि कल के लिए बचा के रखो। ये भी कल के लिए जीता ही नहीं अवधेश कुमार जी, मैं कल के लिए जीता ही नहीं। तो वो जो हमारा देश, इस हिसाब से आसाराम चोर है? नहीं, मैं उनको एक सर्टिफिकेट कैसे दे दूं? आप दे रहे हैं उनको सर्टिफिकेट? संपूर्ण भारत में मेरे सहित वो सारे लोग जो कि धन का संग्रह करते हैं, संपत्ति का संग्रह करते हैं, वो हम सब लोग चोर की श्रेणी में आते हैं। मैं भी उसकी श्रेणी में हूँ। मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ। मुझे ना जोड़िए, मुझे ना जोड़िए। चिंता ना मैं धन का संग्रह करता हूँ, ना मैं धन का संग्रह करता हूँ। इंश्योरेंस कराए होंगे, बैंकों में पैसे होंगे, पीएफ में जमा करते होंगे। ये पीएफ में लेता ही नहीं हूँ, पीएफ में लेता ही नहीं हूँ। मैं पीएफ लेता नहीं हूँ, टैक्स देता हूँ 33% टैक्स, 33% टैक्स। धर्म के नाम पे दुकान नहीं चलाता हूँ देश कुमार जी में। लेकिन मैं बाकी मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। पंडित अजय गौतम जी याचिका करता है, उन्होंने एक PIL फाइल कर रखी है जोधपुर कोर्ट में आसाराम के खिलाफ। महंत
महेंद्र नारायण गिरी जो कि मंत्री हैं जूना अखाड़ा के, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। अपह वर्तक ये स्पोक्स पर्सन है सनातन संस्था के, लेकिन ये स्पोक्स पर्सन आशाराम के ज्यादा हैं। ये चंडीगढ़ लाइव व्यू से हमारे साथ है। शायना एनसी बीजेपी की लीडर, इनसे भी कई तीखे सवाल हैं। एक अंदर सेवक हैं जो 9 साल तक पिए रहे हैं आशाराम के, सामाजिक सरोकारों के चलते, उनकी जान के खतरे के चलते हम आपको उनको चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। वीना चौहान सामाजिक कार्यकर्ता मुंबई से जुड़ी हुई है हमारे साथ। महंत नवल किशोर दास नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अर्चना शर्मा कांग्रेस लीडर ये हमारे साथ जयपुर में मौजूद हैं। इस शो में पहले आ चुकी हैं, बड़े स्ट्रांगली वो डिफेंड करती थी अशोक गहलोत की सरकार को। तो मेरा सबसे पहला सवाल महंत महेंद्र नारायण गिरी जी आपसे, इस संतों का काम होता है कि जमीनों पर कब्जा करना? देखिए कि हम लोग समझते हैं कि सब भूमि गोपाल की है। हाँ। तो कहीं भी कब्जा कर लो कहीं भी सब भूमि गोपाल की है। मुझे भी दिलवा दो कुछ, तेरा तो कहीं मुझे भी गिरवा दो भाई। नहीं मुझे भी गिरवा दो। डालेंगे। अरे 17 राज्य और 8 देशों में डेरा डालने की जरूरत है। तो अवधेश जी मुझे भी संत बनवा दीजिए प्लीज, कुछ करिए। आश्रम है नहीं बताइए ना, संत बनने के लिए गोपाल तपस्या की जरूरत है। नारायण साई ने करी है ना तपस्या, नारायण साई ने करी है, उनकी गुफा है वहाँ पे, सीक्रेट गुफा। दिखाओ उसके फोटो आपको। नहीं, आप जो नारायण साईं और आसाराम की तस्वीर अपने दिमाग में बसा के बैठे हैं। मैंने नहीं, ये जनता ने बसाई है। दीपक जी, उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी 16 साल की, जो आसाराम के बहकावे में वहां पर गई और जिसका आसाराम ने यौन शोषण किया? एक लाइन इसका जवाब देता हूँ, आप उत्तर दीजिएगा। सुनिए, सुनाइए। एक गदर फिल्म आई थी भारत में, सब लोग जितने हमारे मेहमान है सुनेंगे। उसमें एक पात्र है कि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन उसका जो सब कॉन्शियस माइंड है 1942 में ही रह जाता है। तो जब जब वहां कुछ बात होती है वो पाकिस्तान में झंडा लेके गांधी बाबा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो उसी प्रकार से इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया का जो दिमाग सब कॉन्शियस है वो पिछले 1.5 महीने से आसाराम और नारायण साईं में ही बस गया है, उससे बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा आसाराम से मतलब ही नहीं है। वो मनमोहन सिंह में भी बसा है, वो नरेंद्र मोदी में भी बसा है, वो राहुल गांधी में भी बसा है, चिंता नहीं है। अवधेश कुमार जी में भी बसा है। वो जब पुंछ के अंदर पुंछ और सांबा सेक्टर के अंदर आतंकवादी हमले होते हैं उसमें भी बसा है। लेकिन अवधेश कुमार जी, मुझे वाकई में आज आपको पत्रकार कहते हुए बहुत हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि आप कुतर्क करने पर उतर आए हैं। तर्क करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन पंडित अजय गौतम जी, क्या वाकई आसाराम संत हैं या भूमाफिया? देखिए, हमारे यहाँ संत की एक परिभाषा है, सरलता, सुगमता, सहनशीलता और सदाचार। और उस पर अगर कसौटी को देखें तो वो सदाचार और ये सारी परिभाषाएं इतनी हैं कि किसी कैमरामैन के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं, 75 साल के जो बुजुर्ग पैर छूता है उसको लात मार के हटा देते हैं। अपने ही आश्रम में रहने वाले सेवक राजू चंडोक जिसने उसके बारे में त्रिवेदी कमीशन को जाके कहा कि ये महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, अभिचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उसके खिलाफ गोली चलवा देते हैं। जिनके ऊपर 700 करोड़ का लैंड ग्रैब का मामला सूरत के अंदर, रतलाम के अंदर दर्ज है। गाय, जिसे गाय को माता कहते हैं, उसके पेशाब को देसी घी से भी महंगे मूल्य पर अगर बेचा जाता है, अगर ये संत की परिभाषा तो माफ करिएगा, मैं इनको संत मानने का नहीं, 40 रुपए में आधा लीटर मिलता है, दूसरी जगह में 70 रुपए में लाता हूं। मैं आपकी बात पर नहीं बोला, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। संत के आपको फ्री में लाते होंगे, आप उनके प्रवक्ता हैं, आपको फ्री में लाते होंगे, पैसा देता हूँ, आपको फ्री में लाते होंगे। अवधेश कुमार जी, लाइए दिखाइए, रसीद दिखाइए। मैजिकल रेमेडीज के नाम पर लेके आता हूँ, आपको इतना तो विश्वास महाराज, मैजिकल रेमेडीज के नाम पर एक महिला का, एक मासूम बच्ची का शारीरिक शोषण करना, अगर ये संत के लक्ष्य है तो मेरे ख्याल से जो धर्म है ये इसका बिल्कुल नाश होने वाला। और तर्क और कुतर्क के बीच में मेरे मित्र बहुत बारीक सी लाइन होती है। अभी आपने कहा कि धन का संग्रह करना जो है वो चोरी कहलाता है, और मेरे आपके समझ सब लोग चोर हैं। ये धन का संग्रह नहीं है। आप बोलिए महंत जी, आप बोलिए नारायण आसाराम का नाश हो, आप बोलिए। होता है, व्यक्ति का नाश हो सकता है, ऐसा व्यक्ति धन के नाश की बात नहीं करें आप, मुझे बताइए आसाराम संत हैं या भूमाफिया? सिर्फ सीधा सवाल है मेरा। विशेष रूप से जो नहीं, 1 मिनट, आसाराम संत हैं या भूमाफिया? मैं ये तो नहीं कह सकता वो भूमाफिया है। यहाँ अवैध रूप से बहुत जगह पर जमीन कब्जा किया है। मानते हैं ना, अवैध रूप से उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, बहुत से जगहों पर जो है अवैध रूप से उन्होंने कब्जा किया है। मानते हैं ना, आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं ना कब्जा किया है? अवधेश कुमार जी, कब्जा हुआ है, बताइए। दिल्ली में ही जो रिंग रोड पर है बालकदास जी का आश्रम था, वो बालकदास महात्मा की
साजिश पूर्व हत्या की गई और उस आश्रम पर कब्जा किया गया। आज भी है रिंग रोड पर। मेरे से आप क्या पूछना बालक दास जी थे वहाँ पर। नहीं, देखिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं महामंत्री संत महामंडल ये आरोप ये जाने, मैं आसाराम जी का यहाँ प्रवक्ता बन के नहीं बैठा हूँ। मेरा तो एक प्रश्न आपसे और दोबारा है, फिर आप कहेंगे कि आपका एक ही प्रश्न है। क्या किसी आश्रम का या कहीं का एक दरवाजा तोड़ देना इतनी बड़ी घटना है कि इतने बड़े पत्रकार को और दीपक चौरसिया टुनाइट जैसे कार्यक्रम में उस पर बहस की जरूरत पड़े? दुनिया भर में जो है अनेक गेट टूटते रहते हैं और वहां जो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लोगों को आज हफ्ता भर में पता चल गया, एक गेट तोड़ दिया तो इतनी बड़ी खबर हो गई। चलिए अवधेश जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, आपकी इस चुनौती को स्वीकारता हूं। बताइए आसाराम का किन किन जमीनों पर कब्जा है और जरा अवधेश जी को बताइए कि सरकार क्यों जागी है इंडिया न्यूज की इस मुहिम के बाद। इनका अभी दिखाइए, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए, आप अभी दिखाइए, दिखाइए अवधेश जी को, बताइए, सुनाइए तमाम लोगों की बाइट से उनको सुनाइए। को बाइट सुनाइए, ले जाना है। नहीं, बहस चला सकते हैं, बाइट आती रहेगी तो बहस चलाते हैं ना, बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरा देखिए दीपक अभय वर्तक के पास चलते हैं, एक मिनट अवधेश जी, अभय वर्तक के पास चलते हैं। अभय वर्तक साहब, सीधा सवाल है मेरा आपसे। महिलाओं की कभी नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे अभय वर्तक जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। ये आसाराम संत हैं तो जमीन पर कब्जा क्यों करते हैं? हाँ जी, क्यों करते हैं जमीन पर कब्जा? आपने पूछा जब जोधपुर जेल में उनसे मिलकर आए थे। आसाराम संत है भूमाफिया, तो मेरा प्रश्न पहला दीपक जी ऐसा है कि आज बापूजी भूमाफिया है कि नहीं, हम लोग नहीं जानते। चैनल वाले तो बहुत सारे चैनल माफिया तो जरूर बन गए अभी, नए लोग। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो बापूजी के आश्रम के अवैध कामों के बारे में बहुत बड़ा मुहिम चलाया है, आज भी आपने इतना सारा समय, आपका प्राइम टाइम उनको दिया है। आपको आज जम्मू कश्मीर का इशू इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आज यहाँ पे अशोक खेमका जी को बलि चढ़ाया जा रहा है, वो आपको इम्पोर्टेंट इशू नहीं लगता है। आज आसाराम ने एक नाबालिग का यौन शोषण किया है, ये मुझे एक बड़ा मुद्दा लगता है। धन्यवाद अभय वर्तक जी, आपने बहुत ही अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ। और आसाराम जो संत के नाम पे ढोंगीपना कर रहा है, बच्चियों का यौन शोषण कर रहा है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। बताइए, जोधपुर जेल में मिलके आते हैं आप उनसे, उनके प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। उस बच्ची के लिए कोई सहानुभूति नहीं, उस ढोगी आदमी के लिए सहानुभूति है जिसने कब्जे किए हुए हैं। आसाराम बापू, अरे दीपक भाई, आपका चैनल है, 24 घंटा चिल्ला सकते हैं, हमको भी बोलने के लिए अवसर दीजिए थोड़ा सा। नहीं बोलिए, बोलने का अवसर देने की बात नहीं, जो कुतर्क आप कर रहे हैं मैं उस पर बोल रहा हूँ। आपको उस बच्ची से सहानुभूति नहीं है, लेकिन थोड़े से पैसे के लिए आसाराम से सहानुभूति है। परम पूज्य बापूजी आज जेल में है, नहीं, परम पूज्य बापूजी अगर आज जेल में है, न्यायपालिका उनको न्याय दिलाएगी। आज उनके आश्रम अगर अवैध है वो भी तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आज मैं मुंबई में रहता हूँ, रास्ते के बीच में मस्जिद है, उसके लिए इंडिया न्यूज कुछ नहीं करेगी। वहां पे मुंबई में फ्लाईओवर के नीचे मदरसा है, उसके लिए कुछ नहीं करेगी। मतलब वो अवैध नहीं है। यहाँ पे कितनी सारी मस्जिदों में आज हम देखते हैं 5 बार नमाज की बांग जाती है। धार्मिक रंग न दीजिए, माफ कीजिए अभय वर्तक जी, ठेकेदार नहीं आप हिंदू समाज के, मैं भी एक हिंदू हूँ, माफ कीजिएगा, आप ठेकेदार नहीं है हिंदू समाज के, मैं भी एक हिंदू। ये सब हिंदू संतों के पीछे आप पड़े हुए हैं, लोग भी आपका देख रहे हैं, लोगों का आपका टीआरपी बढ़ रहा है, इसके लिए बापूजी के पीछे पड़ रहे हैं। ये टीआरपी का गेम अभी हिंदू जानने लगे हैं। दीपक जी, अभी हिंदुओं की ऐसी समस्या नहीं है कि सब मतलब आप बोलेंगे, चिल्लाएंगे और बापूजी के पीछे पड़ जाएंगे। सुनिए अभय वर्तक जी, एक बहुत साधारण सा सवाल करना चाहता हूं। आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी कोई संस्था है? ऐसी तकरीबन 1 लाख संस्थाएं इस देश में रजिस्टर्ड है। आप सिर्फ हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो सकते, ना आप ना मैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म पे हमला हो रहा है, इसको धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। आपके जो सीनियर काउंसिलर राम जेठमलानी साहब, जिनको आप 3 बार लेके गए हैं जमानत की पैरवी कराने के लिए, उनके खिलाफ भगवान राम को गाली देने के लिए ऑलरेडी हैदराबाद की साइबराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर FIR दर्ज है। अगर आपको धर्म की इतनी परवाह होती तो आप ऐसे व्यक्ति को क्यों अपने साथ रखते जो खुद भगवान राम को गाली देता है सरेआम? ये डबल स्टैंडर्ड, अगर हमें किसी की मदद चाहिए तो हम उसको अपना लेते हैं, चाहे वो हमारे धर्म को, हमारे भगवान को गाली दे, और हमें किसी की मदद नहीं चाहिए तो हम इसको प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन सबसे और कल मैं
जोधपुर कोर्ट में ही था। जिस तरीके की बात मैं आपको बता रहा हूँ जरूर दूंगा, लेकिन इसके सबसे पहले आपने जो ठेके वाली बात कही उसके बारे में कहूंगा। परम पूज्य बापूजी के पीछे हम इतने डट के खड़े रहे, इसका कारण महत्वपूर्ण है कि मीडिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि 1000 लड़कियों ने आत्महत्या की। बाद में बताया कि बापू के पीछे थोड़ी डटे हैं, आप आसाराम के पीछे थोड़ी डटे हैं, यौन शोषण किया, वहाँ पे माल के पीछे डटे हैं, अहमदाबाद आश्रम को सील नहीं किया गया। बोला कि 1000 आसाराम बापू जी ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए अगर कुछ किया वो साबुत करके दिखा दीजिए। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। आप बता दीजिए कि पूरे पिछले 40 साल में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या, सिवाय जमीन पे कब्जा करने के, सिवाय लोगों पे गोली चलवाने के, सिवाय लोगों की पे हमला करवाने के, या मैजिकल रेमेडीज की आड़ में बापूजी ने हिंदू धर्म के लिए जितना भी किया है तो बहुत कम लोगों ने ऐसा काम किया है। साबित करिए ना, हिंदू धर्म के लिए क्या किया है, ऊपर तो बहुत सारा महाराज हिंदू धर्म के लिए क्या किया, राम मंदिर के लिए क्या किया, राम सेतु के लिए क्या किया, और किसी भाई साहब यहाँ पे नल के ऊपर मतलब यहाँ पे झगड़ा नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ चर्चा के लिए आए, थोड़ा सा सुनने के अवसर की बात है। थोड़ा आप सा सुनने की करिए ना कि आप इस केस को हिंदू धर्म से जोड़ के कैसे देख रहे हैं, और आचाराम बापू जी ने क्या किया हिंदू धर्म के लिए, तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अवसर देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल करें महाराज, बिल्कुल दीजिए। अच्छा चलिए, मैं इसका जवाब उनके पूर्व साधक से दिलवाता हूँ। अभय वर्तक के पास जवाब नहीं है, उसके बाद में शहनाज एनसी और अर्चना शर्मा जी के पास जाऊंगा। भी कार्य किया है, बहुत कम लोगों ने किया है। मैं अभय वर्तक जी छोड़ दीजिए, आप हिंदू, इनका महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका उत्तर देने दीजिए। नहीं, आप कितना हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं सब जानते हैं। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। चलिए ले लीजिए 10 सेकंड। नहीं, हम अच्छी तरह से हिंदू धर्म को ही जानते हैं और हम ठेकेदार नहीं, हम उसका कर्तव्य निभा रहे हैं। हम जो मीडिया उनका जो गला घोटने का जो प्रयास कर रही है बापूजी का, इसके लिए हम लोग उनके पीछे खड़े रहे। मैं तो आप पे आरोप लगा रहा हूँ, माल के लिए उनके पीछे खड़े हैं। मैंने देखा है, उनकी महिलाओं के साथ वार्तालाप किया है। मैं तो आप पे आरोप लगा रहा हूँ, आप माल के पीछे खड़े हैं, आसाराम के पीछे नहीं। जो भी है वहाँ पे देखा, आप माल के पीछे खड़े हैं, साथ रह रही है, माँ रो रही है। यहाँ पे आश्रम में अगर ऐसे गंदा काम होता तो हम यहाँ पे बेटी के साथ कभी नहीं रहते। आप प्रज्ञा ठाकुर का क्यों नहीं लड़िए? वो भी तो हिंदू संत है, वो भी तो हिंदू संत है। आप प्रज्ञा ठाकुर के लिए कब कितनी बार बोलिए? आपके साधकों की आप अंतिम परीक्षा मत देखे दीपक जी, वहाँ के उन साधकों के शांति का अंतिम परीक्षा मत देखिए, इतना ही विनती है। कर लीजिए, अंतिम परीक्षा भी कर लीजिए, कोर्ट और जुडिशरी जवाब दे देगा आपको, चिंता मत करिए। आप अपनी चिंता करिए, हमारी मत करिए। आसाराम के पूर्व साधक हमारे साथ हैं, नाम नहीं बताऊंगा, शहनाज जी और डॉक्टर अर्चना शर्मा जी। हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हैं आसाराम, ये उनके 9 साल पुराने पीए बताएंगे। हम इनके सुरक्षा कारणों से इनका नाम नहीं ले रहे हैं। ये हैं अंदर सेवक जी। बताइए, आप आसाराम के अंदर सेवक रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा अवधेश कुमार जी कि हिंदू धर्म के बारे में आसाराम क्या सोचते हैं, जिनके प्रवक्ता बन गए आप। पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस दशक के बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं स्वामी राम सुखदास जी। राम सुखदास जी के बाद जब कभी आशाराम जाया करते थे तो वो आशाराम को दूर से बुलाते थे, ठग आया ठग आया ठग आया, और आशाराम को वो मिलने नहीं देते थे। आशाराम बाहर बैठा रहता था। आशाराम को कहा करते थे ये सब हरकतें बंद कर दे, लोगों की जो ठगाई करता है बंद कर दे, और गंगा किनारे कुटिया बना के रह, वरना तेरी बुढ़ापे में बहुत बुरी हालत होगी। तो उसके पुख्ता सबूत रखे। बोलता था माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये बात मुझे स्वयं आशाराम स्वामी राम सुखदास जी के अंगत सेवक ने बताई, और मैं जो भी यहाँ कह रहा हूँ गीता को सर पे रख के कह रहा हूँ। गीता को सर पे रख के मैं कट्टर हिंदू हूँ, बहुत भयंकर कट्टर हिंदू। और मैं आशाराम आश्रम में जब रहा करता था उस समय तो आशाराम के एक इशारे पे जान देने वाला आदमी था। मैं आशाराम के इन प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछता हूँ कि इन्होंने आशाराम के साथ कितने समय बिताया है? बताइए। आशाराम के साथ बहुत समय बिताया, इन्होंने तो घंटों भी बहुत कम बैठे होंगे। ये टोटल बताए, मैं तो महीनों बता सकता हूँ कि आशाराम के साथ रहा हूँ, साय की तरह रहा हूँ। उसके बाहर ही सो रहा, उसके बाहर ही उसके खाना पीना से लेकर चीज मैंने की। तो जितना अच्छा मैं जानता हूँ आशाराम को, क्या ये जानते हैं? फिर आपको क्यों निकाला गया? ये भी बताइए कि आश्रम से आपने आश्रम छोड़ा या निकाला गया? ये भी लोगों को बताइए। मैं आपको कहता हूँ, आज मैं मैं एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे था तो मैं हम भी एक संस्था में कार्य करते हैं। ऐसा होता है कि संस्था में कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका आचरण शुद्ध नहीं होता है, गलत काम करता है, फिर आश्रम के व्यवस्थापक उनको बोलते हैं कि आप चले जाइए। फिर वो आश्रम के खिलाफ कितनी सारी गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि हम 8 साल रहे, 10 साल रहे, वो गलत काम किया है।
होती है। निकालने के बाद कहेगा सब कुछ कि किसी आश्रम में कोई गलती होती ही नहीं है, किसी आश्रम में कोई अपराध हुआ ही नहीं है, स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है। ये तो मूर्ख आदमी वो से क्या होता बात है, करेंगे? इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे हैं उनका विचार है। क्या बात करेंगे? इसको ये समझ ही नहीं दीपक है। जी घोषित जो बोलना करते हैं है, भैया कि मैं आसाराम का प्रवक्ता हूँ, वही मैंने कहा ना कि वो जरा वो फिल्म वाला वो सबकॉन्शियस माइंड की समस्या है। मैं आसाराम का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा केवल यह कहना है कि जो काम कोर्ट और न्यायालय को करना चाहिए वो मीडिया न करे, वो न्यायालय को करने दे। आसाराम जी के प्रवक्ता है तो दीपक जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभय वर्तक जी आसाराम के प्रवक्ता है। मैं सीधे चलता हूँ शाहना एनसी और अर्चना शर्मा के पास। सबसे पहले शाहना एनसी जी, आपके दो मंत्री, आपके मैं तो बोलता हूँ कि आप सब ईसाइयों के प्रवक्ता है, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता है दीपक जी। अच्छा, ये आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन किसका प्रवक्ता है कौन किसका नहीं। हम आपको बहुत ज्यादा पैसे लेके आए हुए हैं, आप अपमानित नहीं कर सकते। आप मेरे से ज्यादा हिंदू या मेरे से बड़े हिंदू काम कर रहे हैं, किसी और से बड़े महाराज श्री बैठे और बैठे, आप उनसे बड़े हिंदू नहीं हो सकते। संस्था बनाकर क्या आसाराम के ऊपर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या देश ये डिस्कशन सुनना नहीं चाहता? पहली बात। और दूसरा, क्या आसाराम के नाम को हिंदू समाज और हिंदू जन से जोड़ना ठीक है? ऐसा है कि देखिए, कोई भी दुराचारी है उसके खिलाफ सभी लोगों को बोलना है। और ये बात भी सही है कि एक बच्चे के साथ में जो भी घटना हुई है उसमें सारा देश को दुख भी है और आप सही न्यूज चला रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह से, हम लोग विश्व हिंदू परिषद में पूरा जीवन को काम कर रहे हैं, पूरा हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह से कोई जो बदतमीजी जैसे बोल रहा है, ये मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, तो ये भी एक तरह से उचित नहीं है। इनको भी अपने जबान को कंट्रोल रखना चाहिए। कांग्रेस, क्योंकि हम देश में कभी भी कांग्रेस को कभी भी किसी तरह से मातूम नहीं देते हैं, और इस तरह से बोलना इनके लिए जो है ये जो उचित नहीं है। उन पर भी तो आप लोगों ने बहुत हमला किया है, बेचारे पर हमला नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। सही बात है, वही बोलते हैं हमेशा से। बताइए, संत जो होते हैं वो धार्मिक स्तंभ होते हैं। संत के द्वारा समाज को परमात्मा के प्रति जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। संत वासना से हटकर के उपासना की प्रेरणा देता है। मैं बिल्कुल निसंदेह कहना चाहता हूं कि निसंदेह अभी तक जो आसाराम जी के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक चेतना भी निश्चिंत मिलेगी, उसके लिए उन्होंने भी अनुयायी किया, परंतु आज जो गलत किया उसकी निंदा भी होना चाहिए। व्यक्ति अच्छा करता है तो उसकी भूल भूल प्रशंसा होती है, पर एक व्यक्ति गलत करता है उसकी निंदा भी होती है। एक बात। तीसरी बात, दीपक जी, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि निसंदेह आज मीडिया के माध्यम से धर्माचार्यों को उद्दलित तो किया जा रहा है, अपमान तो किया जा रहा है, ये तो मैं कहना चाहता हूं, परंतु हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी ने अपराध किया है तो कोई संत, कोई अखाड़ा, कोई द्वारा किसी अपमानित व्यक्ति का या दुराचार व्यक्ति का सम्मान करने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा है। गलती कही है तो गलत है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कोर्ट उसका निर्णय करे। एक दीपक जी, मैं आपको से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आप अखबार पढ़ेंगे तो नित्य किसी न किसी हमारी बहन बेटी का अपमान हो रहा है, नित्य हो रहा है, उसके भी एक भूमिका चलाना चाहिए। आसाराम जी ने गलत किया है तो किसी संत ने उनका पक्ष नहीं लिया। संत बनाया आपने, ये बोल रहे हैं संत बनाया आपने, देखिए मीडिया ने उनको बनाया। मैंने कोई संत नहीं बनाया, मैंने कोई संत नहीं बनाया, खुद कहते हैं वो आपको बापू कि मैं भगवान से मिलता हूँ। अवधेश कुमार जी को उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ, और आप कुमार जी को नहीं कहा, मेरी से कभी मुलाकात आपने कहा था मुझे। मैं आसाराम जी से कभी भी अपने जीवन में नहीं मिला हूँ। कभी उनके प्रवक्ता बनते हो? नहीं, प्रवक्ता कैसे बनते? मैं तो आपका विरोध करता हूँ। ये क्या तरीका है? ये गेट टूट जाएगा, उसको हम नेशनल चैनल पर दिखा रहे हैं। देश में इतनी समस्याएं हैं, आप ये कर क्या रहे हैं? मैं तो आपके जमीर को ललकारता हूँ कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, जरा अपनी जमीन को जगाइए कि देश में इतनी समस्याएं हैं। अगर यही स्थिति है तो दिल्ली के 90% मकान गिराए जा सकते हैं अगर सबके लिए अवैध है तो। कौन सा शहर है जिसमें 100% मकान वहां के नियम से बने हुए हैं? मुझे आप ये बताइए। ये गेट टूट गया तो हम चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रस्ट ले लिया, स्वामी रामदेव को उसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जमीन देके कहा कि हम वापस ले रहे हैं, और सरकार की किरकिरी हो गई है। एक आरोप लगा है दीपक जी, उस आरोप पर चर्चा करिए। लेकिन मेरा दूसरा कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बगैर उसके न्यायालय के फैसले के इतना बड़ा खलनायक बनाना कोई पत्रकारिता नहीं है, न इंसानियत है, न मनुष्यता है। और इससे हिंदू धर्म के बारे में भारत और दुनिया में भी एक ऐसी छवि जा रही है। न्यायालय है दीपक जी का, बड़ा न्यायालय है, उसको फैसला होने दीजिए। और आपने मान लिया है कि वो आदमी खलनायक है ही। अच्छा बताइए जी, है दीपक जी का एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? ये चैनल नहीं है, आप देख लीजिए, दीपक जी का पर्सनल न्यायालय है।
जी से बात अजय गौतम जी, अखिलेश जी ने अभी बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर इस तरीके से अवधेश साहब ने, माफ कीजिए जी, अवधेश जी ने भी अभी एक बात कही कि ये वो नहीं है, दिल्ली में 90% है। दिल्ली के अंदर अगर 90% लोगों ने अगर एक छज्जा बाहर निकाला तो प्रशासन ने आकर उस छज्जे को तोड़ा, प्रशासन ने आकर उस छज्जे को तोड़ा। एक व्यक्ति धर्म का नाम लेकर धर्म का व्यापार से लेकर अरबों रुपया जो व्यक्ति आईटीडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का केस बता रहा हूँ, आईटीडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998, जिसमें कहा गया कि वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। और वहां पर ये जो आपके सो कॉल्ड संत हैं, उन्होंने वहां जाके कई बीघों के अंदर जाकर कब्जा कर रखा है। एक आदमी को तो 3 फुट का छज्जा निकालने में सरकार नहीं रोकती, आप उसको एक मिनट मेरे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा, वीना चौहान और शाइना एनसी जी भी है। हम निरर्थक बहस में न जाएं। अवधेश कुमार जी, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपका ज्ञानवर्धन कॉन्स्टेंटली होता रहना चाहिए और आप जैसे पत्रकारों का ज्यादा होते रहना चाहिए, क्योंकि आप तर्क के साथ कुतर्क बहुत बेहतर ढंग से मिलाते हैं। क्योंकि आसाराम से दवाइयां बनाने का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसाराम से सीखा हुआ है। मेरे जीवन में कोई मनुष्य जो है वो इतना बड़ा मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं आपने कहा था मैं समझ नहीं सकती हूँ। मैं तो पत्रकारिता के नेतृत्व शाइना कुछ कहना चाह रही है। शाइना जी, मुझे आपके न्यायालय में थोड़ा सा समय मिलेगा। नहीं, शाइना जी कुछ कहना चाह रही है। आप तो कब से बोल रहे थे अभय जी? शाइना जी, आपसे प्रश्न। दीपक जी, अरे साइना जी को बोलने दीजिए जरा। 33 मिनट से हम बैठे हैं, मुझे इतना ही बोलना था। आपने एक व्यक्ति को यहाँ पे लाके रखा और आप 1 मिनट अभय वर्तक जी, प्लीज शाइना जी। दीपक जी, 33 मिनट से हम बैठे हैं ये शो में। ये चीखने का मैच जो आपका चल रहा है, उसमें मुद्दा तो सब समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर एक का व्यक्तिगत रूप और व्यक्तिगत राय हो सकता है और प्रजातंत्र में आप पेश कर सकते हैं, लेकिन एक ढंग से 33 मिनट से हम सिर्फ सुन रहे हैं कि कौन समर्थक है, कौन खिलाफ है। पहले तो समझ लीजिए कि हिंदू संत के प्रति कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। जहां तक सवाल है, भक्ति श्रद्धा अपनी जगह जरूर है, लेकिन जहां प्रशासन अपना काम कर रही है वहां हमें उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जहां इलीगैलिटी है या फिर लैंड ग्रैबिंग के केसेस हैं, वहां प्रशासन कलेक्टर यही प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। एक मिनट अभय वर्तक जी, प्लीज चुप रहिए। अभय वर्तक जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। आप शाइना एनसी जी, वर्चुअली 1 मिनट। शाइना एनसी जी, हिंदू मुस्लिम, आप ये मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं अपने चैनल पर खैर जताता हूँ और मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आसाराम बापू को 1 रुपए पे धार्मिक कामों के लिए ये जमीन मध्य प्रदेश शासन ने अलॉट की। 10 साल से आपकी वहां पर सरकार है। आपके हर मंत्री, आपके मुख्यमंत्री वहां पर हाजिरी लगाते हैं, वहां पर जाते हैं। आपकी उपाध्यक्ष उमा भारती ने पहले ही दिन घोषणा कर दी कि आसाराम निर्दोष हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। मीडिया का दबाव है, आम जनता का दबाव है, अब आप कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे फर्जी संतों के आगे बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी क्यों घुसती है? और यही सवाल मैं अर्चना शर्मा से पूछूंगा। उनका हर आश्रम राजस्थान में इलीगल है, उनका हर आश्रम मध्य प्रदेश में इलीगल है। आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? अभी आप मौका देंगे? बिल्कुल दे रहा हूँ, मौका ही दे रहा हूँ। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगे और स्वाभाविक रूप से जब सरकार ने जगह दी तो वो जगह जहां दिया था वहीं था। उसके बावजूद जो आप बाहर आके वो गपचा कर ले और आपको लगे कि शासन और प्रशासन अपनी काम नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गुजरात में, सूरत में सबसे पहले जब उनका आश्रम के प्रति कोई इलीगैलिटी का काम था, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले वहां रुकवाया था और कहा था कि उन्होंने कार्रवाई की और वो जो लैंड था जो उन्होंने कब्जा किया था उसको डिमोलिश भी किया था। आप भूल रहे हैं। मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ शाइना एनसी जी। संत है, कितने 1 रुपए पे जमीन दी हुई है, हर जगह दे रहे हैं जमीन मुख्यमंत्री उनको। याद भी दिलाना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने, 1 सेकंड,
देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 600 इलीगल टेम्पल्स, जहां उन्होंने एक ड्राइव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने जो इलीगल टेम्पल्स थे उनको भी डिमोलिश किया, उसके प्रति हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। तो प्रशासन जब अपना काम कर रही है। मैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी से क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? नहीं है कलेक्टर, मैं इसलिए मैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मुद्दे पे कि जो सरकार आप मौका दीजिए, मुझे पता है मौका ही दिया है आपको, मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ। आप चीन की जगह जापान बोल रही हैं। देखिए, जब शासन मैं नहीं बोल रही हूं, मैं बल्कि आपको समझा रही हूं कि जहां इलीगैलिटी है वहां इलीगैलिटी है, जो गलत काम है वो गलत काम है। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो लैंड एलोकेट किया था और जो उन्होंने कब्जा किया उसके प्रति आज प्रश्न है, और प्रशासन वही काम कर रही है जो सरकार के आदेश के अनुसार। मुझे पता है, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आपके नेता वहां क्यों नतमस्तक होते हैं, मैं घंटों का वीडियो दिखा सकता हूँ आपको, है मेरे पास वो भी है। शायना जी, यही सवाल मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा से पूछता हूँ। सबसे ज्यादा उनको आश्रम दिया अशोक गहलोत ने। अर्चना शर्मा जी, बताइए क्या दबाव था? होता है, लेकिन कानून कायदा श्रद्धा और भक्ति से अलग है, वही मैं आपको समझा रही हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 9 साल से कहाँ गया था कानून? व्यक्ति सामाजिक कार्यों के लिए यदि जमीन मांगे, और जो कानून कायदा 9 साल तक कहाँ था कानून? शायना एनसी जी, 9 साल से कब्जा था वहां, तो 9 साल तक कहाँ था कानून? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, और यही सवाल मैं अर्चना शर्मा जी से पूछूंगा। एक गेट ही न था, और क्या उसमें निकला है? पूरे वो जमीन उन्होंने इलीगली कब्जाई हुई है, वो वन विभाग की जमीन है, ग्रीन बेल्ट की जमीन है। सरकार ने दिया होगा, चर्चा पर आई तब भी ये प्रश्न पूछ रहे थे कि राजस्थान जंगल और वन में आश्रम बनता है। अगर आपने कानून ऐसा बना दिया है कि बगैर सरकार के कोई बना ही नहीं सकता है, तो हम तो उस कानून का ही विरोध करेंगे। और भी कई धार्मिक स्थल वैसे बने हुए हैं। और दीपक जी, अब आप हमें सुनेंगे या यही चर्चा चलती रहेगी कि पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है? बोलिए डॉक्टर अर्चना शर्मा जी। आपने पिछली बार जब चर्चा हुई थी, जब आसाराम को अरेस्ट करने की बात थी, तभी मैंने आपको कहा था कि पूरी तरह आश्वस्त रहिए, हम कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हैं। आसाराम को सिर्फ राजस्थान में जमीनें मिली हो ऐसा तो नहीं है, पूरे भारत में उन्होंने सामाजिक काम के लिए जमीनें मांगी, टोकन मनी पर दी। ये साधुवाद तो राजस्थान के शासन को जाता है कि उन्होंने उनको अरेस्ट किया। और वो मनन साहब जो आपके चैनल पर मुझे सिखा रहे थे कि कानून का शून्य ज्ञान है मुझे, और कह रहे थे कि मेरी 1 मिनट का 1 लाख रुपया होता है, अगले ही दिन जाकर उनके वकील बन गए। हमें कटघरे में खड़ा करने वाले, उनको कटघरे से कैसे बाहर निकाले उस प्रयत्न में लग गए, उस जतन में लग गए। फिर राम जेठमलानी जैसे वकील भी आए, लेकिन राजस्थान के शासन ने वो कर दिखाया कि वैसे नामी वकील भी उनको नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसी अवस्था में ये प्रश्न बिल्कुल गलत है आपका। जमीनें सब जगह ली, सामाजिक नाम पर ली, और अब धंधा चलाते हैं। मैंने आपको पिछले शो में भी बताया था अर्चना शर्मा जी, जमीन पर कब्जा करे, चाहे वो तो धंधा चलाते हैं, सामाजिक काम, गौशाला के नाम पर जमीन लेते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ बेचते हैं। तो जो कब्जा करेंगे तो प्रशासन अपना काम कर रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ शायना एनसी जी, 9 साल तक आपके शिवराज सिंह चौहान का प्रशासन सो रहा था क्या? मैं यही सवाल कर रहा हूँ आपसे। देखिए, जब खुलासा होता है, खुलासा तो 9 साल पहले भी हो गया था। और आप किसे नहीं, इनका प्रशासन सो नहीं रहा था दीपक जी, इसका जवाब मैं दूंगी आपको। इनका प्रशासन सो नहीं रहा था, वो ये देख रहा था कि पहले कौन सा शासन कार्रवाई करता है, क्योंकि ये धर्म भीरू है। ये लोग ये सोचते हैं कि धर्म के नाम पर वोट लेना है, लेकिन धर्म के नाम पर जो गलत काम करे, जो दिग्भ्रमित करे जनता को, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में डरते हैं। इन्हीं की उमा भारती थी जो सबसे पहले आकर के उन्होंने पब्लिक डोमेन में केस आते ही उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन गहलोत शासन ने तो वो काम कर दिखाए जो और राज्य नहीं कर पाए। जमीनें मिली उनको, लेकिन ये 2013 का प्रकरण, हमने तो 2011 में ही नोटिस दे दिया था। लेकिन देखिए, वही वकील फिर खड़े होते हैं ऐसे लोगों को बचाने के लिए। आज भी उस ट्रिब्यूनल में गया तो 25 अक्टूबर तक की परमिशन दे दी उनको। तो ऐसी अवस्था में कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन देखिए कैसी विडंबना है कि इस पूरे शो में एक वर्ग तो ऐसा बना हुआ है जो उनको आज भी संत मानता है। संत कौन होता है उसकी परिभाषा नहीं जानते। उन्होंने तो लोगों का विश्वास जीत करके विश्वासघात किया है। और जो आपके विद्यालय में पढ़ के परिभाषा सीख लेगा लोग, कोई भी हो, तो ये स्पष्ट है। परिभाषा
अर्चना शर्मा जी, दूसरे के भी ज्ञान और उसकी बुद्धि पर विश्वास किया करिए। आप बहुत अच्छा बोलती परिभाषा से संत नहीं होता आप है। बहुत संत अच्छा का बोलती हैं। आश्रय होता है, संतों उसे के बारे जीवन में ना मिलता है। सबके पास ज्ञान आप है। लोग आकर के आप और- किसी के ज्ञान पर प्रश्न मत खड़ा करिए। और आप ही के वहाँ जो है डीसीपी ने बोला कि इस पर बलात्कार की धारा नहीं लगती है और अगले दिन बलात्कार का धारा लगा दिया। ऐसे नहीं होता है। किसी के बारे में अनेक नेताओं पर अनेक प्रकार के आरोप चलते हैं। आरोप किसी का अपराधी होना नहीं होता है। और आज ही मध्य प्रदेश शासन को, आज ही राजस्थान के शासन को पता चल गया कि आसाराम खलनायक है। भारत की पूरी राजनीति के बारे में देश की जनता की जो धारणा है वो सब जानता है। संतों को स्वयं शर्मिंदा कर और रहे हैं। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए नेता किसी को फांसी पर चढ़ा दे। यही है कि कोई भी आसाराम अगर व्यभिचारी हो, अपराधी है तो दुष्कर्मी हो, उनको सजा कापुरुष हो, वो जेल की सलाखों के पीछे लेकिन आप नहीं कर सकते। आसाराम जी का स्टेटमेंट है। अवधेश जी से पूछना चाहता हूँ। अवधेश भाई लोगों को संत की परिभाषा अवधेश जी पार्टी बना रहे हैं, वो ज्वाइन करेंगे। अवधेश जी उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। होता है। आप अगर इतने छोटे स्तर पर मेरे से प्रश्न करेंगे तो जैसे आप कहते हैं कि आपकी पत्रकारिता पर मुझे संदेह हो जाता है, मुझे अपने वाकई ज्ञान पर संदेह हो जाएगा कि यही दीपक चौरसिया है जिसको मैं 22-23 साल से जानता हूं। अगर मुझे पार्टी में जाना होगा तो देश की अनेक पार्टियां हैं, आपको भी मालूम होगा। आज मैं जाना चाहूं कर सकता हूं। मैं देश की सेवा करता हूं बगैर दलीय राजनीति की। नारायण साईं की क्या हैसियत है? मैं तो केवल आपको आईना दिखाने के लिए बैठता हूं कि ये गेट गिरना इतनी बड़ी घटना नहीं है दीपक चौरसिया जी, जिस पर हम लोग बैठ कर। अच्छा ठीक है, गेट गिरना का ऐसा चैनल सुनिए, ऐसा चैनल जिसको देश की जनता ने इतना प्रेम दिया और समर्थन दिया कि 14 फरवरी से लेकर आज तक के चौथा चैनल बन गया। वो हम सब लोगों के कारण लोगों ने समझा कि ये गंभीर चैनल आया है जो अंधी दौर में नहीं है। आप अपनी छवि इससे खराब कर रहे हैं और पत्रकार के बारे में जो सम्मान और श्रद्धा बची हुई है वो भी गिरा रहे हैं। मैं तो केवल इसलिए यहाँ बैठता हूँ। आसाराम को आप फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन ये विषय टुनाइट विद दीपक चौरसिया के लायक नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, क्यों लायक हम बताते हैं। जरा बाइट सुनाइए, किन किन राज्यों में आसाराम का कब्जा है, सुनाइए जरा बाइट। जरा वो वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी जान लें कि कह रही थी चिल्लाती क्यों है? बगैर चिल्लाए हुए ये सुनेंगे ही नहीं दीपक चौरसिया। छिंदवाड़ा में आसाराम का आश्रम स्थित है और इसमें एक बड़ा कैंपस है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो निर्माण हैं वो किए गए हैं। इन निर्माणों को लेकर के यहाँ पर जब परीक्षण किया गया तो प्रारंभिक रूप से हमने पाया कि जो एमपी एलआरसी है उसके प्रावधानों का उल्लंघन है और साथ में टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के जो उपबंध है और मास्टर प्लान है उसका खुला उल्लंघन किया गया है। इस उल्लंघन को कितने क्षेत्रफल में किया है और किस किस प्रकार के निर्माण कार्य हैं, इन सभी को मौके पर सीमांकन करने के लिए टीम का हमने गठन कर दिया है, जिसमें एमपीआरडीसी ने नोटिस दिया था और उस नोटिस के अंतर्गत आज उनका हटाने का था और जिला प्रशासन से कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की डिमांड की थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम उपस्थित थे और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था ना हो एमपीआरडीसी को अपनी कार्रवाई करने के लिए तो पूरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे दिया गया और जो भी कार्रवाई की जानी थी वो शांतिपूर्वक बिना किसी कानून व्यवस्था के हो गई। इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि कल्लीपुरा में नारायण साईं संस्थान संचालित है, तो हमने हमारे अधिकारियों से जांच कराई थी। जांच में ये पाया गया है कि कोई पडियार फैमिली है उनका और संस्थान का कब्जे का विवाद का प्रकरण सिविल कोर्ट में गतिशील है, तो जैसे ही सिविल कोर्ट से जो भी आदेश होंगे उनका पालन किया। डिसीजन हुआ CSC का 23/8/2011 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ son of फागू राम, सेकंड नंबर राजेंद्र कुमार son of घुमा राम, बोथ रेजिडेंस विलेज कूंजा मंत्रालय, उन्होंने परचेज की थी। फिर उसके बाद इसमें सुमोटो रेफरेंस हुआ था, गवर्नमेंट के नॉलेज में आया। सुमोटो में चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने 23/8/11 ऑर्डर पास किया, वो लैंड 14 के 6 पे कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन किया कि इसका मोटेशन चेंज करो, मोटेशन चेंज हो गया, सरकार के नाम हो गया मोटेशन। हमने आज इसका पोजेशन ले लिया है, इसमें 10 कमरे हमने 10 कमरे और गेट सील कर दिए। अभी और आगे किस तरह की जांच चलेगी?
आगे हमने तो पोजीशन ले लिया है इसका, बाकी गवर्नमेंट लेवल पे है, वो क्या डिसीजन करती है क्या नहीं करती। तो आपका मानना है कि ये कब्जा अवैध था? हाँ, कब्जा अवैध था। हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड चालू है, उसमें ये 1226 व 27 खसरा नंबर है इसके और वन विभाग के नाम दर्ज है। ये कब से है? ये अभी चालू हुई है हमारे, वैसे भू प्रबंधन विभाग ने ये 1984 में सर्वे किया था, उसके अनुसार है। मनोहर जी, ये कब से वन विभाग के नाम चढ़ी हुई है जमीन? ये 1992 से वन विभाग के नाम चढ़ी हुई है और राजस्व डिपार्टमेंट जो है उन्होंने फॉरेस्ट के वन विभाग के नाम इस जमीन को दर्ज कर दिया गया। अब जैसे अभी फिलहाल वन विभाग के नाम बोल रही है मनोहर जी जमीन जी। बाइट अवधेश कुमार जी, ये बाइट में चलाता रहूं ना तो लगभग 15 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई राज्य आपको हाँ ये तहसीलदार और बाकी जो है, आप उत्तराखंड में जाइए, इन्होंने गंगा तक को बेच दिया है। हम लोग उस आंदोलन में शामिल है। ये बेईमान एसडी इनको आज नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश, सुनिए मध्य प्रदेश शासन को आप दिखाते हैं जहां आईएएस अफसर के बिस्तर से 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए निकलते हैं और उनकी बात पर हम विश्वास कर लें और बाकी पर हम विश्वास नहीं करें। मतलब जुर्म करने की छूट दे दो। तहसीलदार और एसपी भी बोल रहे हैं, नहीं इनकी हैसियत क्या है कि इनकी बात पर हम विश्वास करें? क्या संतों को भ्रष्ट होना चाहिए? नहीं, संतों को किसी को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों आसाराम को सपोर्ट करते हैं? मैं आसाराम को सपोर्ट संत मत बोलिए, वो कह रहे संत मत बोलिए। और मीडिया ने आपने संत को आप संत नहीं कह सकते, वो संत नहीं है। अवधेश भाई, आपने सब लोग देखिए, आप सारे लोग मेरे पर हमला करके मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। इस देश के अंदर राज्य में प्याज मुद्दा बनता है सरकार बदलने का। यहाँ 125 करोड़ लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए, चाहे वो इस शो के द्वारा क्यों ना हो, कि एक आप यही विश्वास तो दे रहे हैं। एक कितना बड़ा व्यक्ति, पहले आपकी जो भाषा थी वही बात दिखा दिया एक इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ एक साधारण लड़की खड़ी हुई है, अगर आज उसके साथ लोग जाकर खड़े होते हैं तो ये वाकई में बड़ा मुद्दा है। 125 करोड़ लोगों में विश्वास जगाने वाला मुद्दा है। मेरे पास जवाब है, आपके पास जवाब नहीं है। आज आप खत्म करेंगे, मैं खत्म करूंगा। शो आज मैं आप कर दीजिए, उसके बाद 2 मिनट आपके शो के संत का काम है परमात्मा में प्रेरित करना, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं, ये प्रवचन तो बहुत सुन लिया, इस समय जो इशू है उस पर बताइए ना। अच्छा, एक मिनट ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, 1 मिनट अवधेश कुमार जी सुन लीजिए। नारायण साईं ने धमकी दी है कि 1 तारीख को अगर जमानत नहीं दी गई तो पूरे देश में आसाराम समर्थक बवाल कर देंगे। ठीक है ये धमकी? ये तो नहीं, एक मिनट अवधेश कुमार, ये ठीक है? मैं नारायण साईं का यहाँ समर्थन विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आसाराम को पहले सुन लीजिए, नहीं उसको भी नहीं करता हूँ, मैं आपका विरोध करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं आपके इस तरीके का विरोध करता हूँ और करता रहूंगा। मेरा कहना है किसी को भी लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसको विरोध करने का लोकतंत्र में संविधान में पूरा अधिकार है। जुडिशरी को धमकी देने का अधिकार है, जुडिशरी को धमकी देने का अधिकार है, याचिकाकर्ता को धमकी देने का अधिकार है। ये पुलिस मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? आसाराम की बात पर क्यों विश्वास? मैं उनकी बात पर ही विश्वास नहीं कर रहा हूं। तो क्यों मेरी बात मैं क्यों वफादार होने जा रहा हूं? वफादारी सरकारी कागज को तो पैसे मिले, आपको मिले क्या? मैं तो मुझे जरूरत ही नहीं, अपना जीवन जो है ना वो तो केवल साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, उससे ज्यादा धन अपने को चाहिए ही नहीं। इसीलिए शान से सुनिए, दिल से आपके प्रति मोहब्बत रखते हुए भी सामने अपने लोगों के विरोध करने के लिए कलेजा चाहिए। आसान नहीं है ये करना। अब पीड़िता के परिवार को धमकी देने का अधिकार है, न्यायालय को अब धमकी देने का। अरे आपकी बदली हुई भाषा जो है, 15 दिन पहले तो आप पक्ष में बोल रहे थे, अब अचानक आपकी भाषा बदल गई। मुझे तो अपने दोस्त की यही शिकायत है कि ऐसे लोगों के बीच में आके बैठाते हैं, एक दिन में बदल लेता है और उनसे मुझे बहस करनी पड़ती है। करनी पड़ती। आप ऐसा मत मानिए, आपका जो बौद्धिक स्तर या ज्ञानीय स्तर है वो किसी और का नहीं है। आपने अपना स्टैंड बदला है, यही बैठ करके आप आसाराम का समर्थन करते थे। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इस मंच से चैलेंज करता हूँ, एक पार्टी आसाराम का समर्थक है, मैं पूरे देश से माफी
माफी मांगू इनके सामने? एक बार दिखाइए, आप मेरी एक बार दिखाइए आसाराम का समर्थन। तो 10 बार तो आप सामने दिखा रहे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, ये भी प्रश्न मुझे देना पड़ेगा। आप बताइए ना, 3 बार 4 बार तो आप ही आपको मांगनी पड़ेगी। बोलिए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, स्वीकार करिए। स्वीकार करिए, मेरी एक बाइट दिखा दीजिए। बाइट तो इनका दिखाना काम है, इनका दिखाना। मेरे साथ आप यही बैठे हैं इसी चैनल पर। मती भ्रम के साथ दृष्टि भ्रम हो गया है। जिस दिन आपसे लड़ाई हुई थी यही बैठे थे। जो दीपक जी को आप कह रहे थे वो स्थिति आप पर भी लागू है। ये बगल में बैठे थे और यहाँ क्या बात कर रहे हैं? बैठे हैं मेरे साथ, बिल्कुल बैठे हैं। लेकिन इस शो को कानून अपना काम करता रहे, कानून किसी में हाथ लेने का अधिकार नहीं है, पर कोई अपराधी घुस गया तो उसे अपने बचाव करने का भी पूरा अधिकार है। और टेलीविजन चैनल को बोलने का अधिकार होना चाहिए। कानून अपना काम करे, कानून ने अभी उनको अपराधी घोषित नहीं किया है, अपनी कार्रवाई करें, करने का उन्हें पूरा अधिकार है और कानून अपना काम करे। अभी अपराधी घोषित नहीं है। महाराज जी, हमने कहा नहीं कहा अपराधी घोषित। मैं इनसे सवाल करना, कानून अपना काम। ये बहुत बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं, इनके चिंता और विचार मुझे उस दिन समझ आया जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आशाराम के अंदर वो शक्ति है कि वो मेरे शरीर में जा सकते हैं और मैंने 7 जन्म के अंदर क्या किया है वो बता सकते हैं। तो मैं अवधेश कुमार जी से व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तिगत जो है, मैं आपसे निवेदन, कई बात को देश को सुना रहे हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे शरीर में आशाराम का प्रवेश करवा दीजिए, वो आ जाए मेरे शरीर के अंदर, क्योंकि आपने दावा किया था आपके शरीर में ऐसी सात्विक वृत्ति का प्रवेश हो कि पत्रकार की जो लोक शिक्षण और लोक सूचना की, मैं लोक शिक्षण नहीं कर रहा हूँ, उस पर आप कायम रहें। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक चौरसिया के अंदर थोड़ी सात्विकता का संचार करो, जो इनके अंदर एक हिंसा का एक ताप जैसा घुस गया है, उसको बाहर निकालो, नहीं तो जो है कुछ भी कर गुजरेंगे। ये आसाराम विरोधी अभियान में अच्छा पूरे देश को ये खड़ा करते हैं, इसलिए यही काम अगर सकारात्मक करेंगे तो देश कितने पैसे हैं। चलिए आखिरी बात, 100 सोनार की इसका भी संशोधन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं कहूंगा कि ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे सद्बुद्धि देता रहे, साथ में अवधेश कुमार जी को भी सद्बुद्धि दे कि वो ये नारायण साईं और आशाराम का प्रचार करना छोड़ें, अपने लिखने पढ़ने का काम जारी रखें। और अगर देश को जगाते हुए एक नाबालिग बच्ची के हक की आवाज उठाते हुए अगर ये अवधेश जी को गलत लगता है तो मैं ये गलती 1000 बार दोहराने के लिए तैयार हूं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी।